नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की दो बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी राहत योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये योजनाएं उन लोगों के लिए हैं जिन्हें अचानक किसी संकट का सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये योजनाएं असल में काम कैसे करती हैं और इनसे किसे फायदा मिल सकता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो समानांतर योजनाएं क्या हैं। फिर ये जानेंगे कि भाई मदद पाने के हकदार कौन लोग हैं। इसके बाद संपत्ति के नुकसान और व्यक्तिगत मुश्किलों के लिए किस तरह की राहत का प्रावधान है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि मदद मंजूर होने की पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दो लगभग एक जैसी राहत योजनाएं चलाई हैं, लेकिन ये दो अलग अलग समुदायों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। एक है अनुसूचित जातियों के लिए और दूसरी है अनुसूचित जनजातियों के लिए। और ये रहे वो दो आधिकारिक सरकारी दस्तावेज जिनके आधार पर आज हम ये पूरी बात कर रहे हैं। 2015 में इन्हीं के जरिए इन योजनाओं की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि दो अलग अलग योजनाएं हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इस सहायता के लिए कौन पात्र है, मतलब किससे ये मदद मिल सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। अब देखिए, सरकारी दस्तावेजों की भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना? तो हम क्या करेंगे कि इन नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि ये साफ हो जाए कि इनका असली मतलब क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये योजना एक तरह से एक सेफ्टी नेट है। ये उन लोगों के लिए है जो अचानक किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हों और उनके पास मदद का कोई दूसरा जरिया न बचा हो। ये एक कोशिश है कि ऐसे मुश्किल वक्त में सबसे जरूरतमंद लोगों को अकेला न छोड़ा जाए। चलिए अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं, संपत्ति का नुकसान। सोचिए, अगर किसी का घर या रोजी रोटी का सामान तबाह हो जाए, तो ये योजना उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद के लिए कुछ आर्थिक सहायता देती है। इस दस्तावेज में ये बहुत साफ साफ बताया गया है कि सरकार कैसे अलग अलग तरह के नुकसान का आकलन करती है और उसके लिए एक तय रकम देती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इस टेबल को देखकर साफ हो जाता है कि किस तरह के नुकसान के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी मदद मिल सकती है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये अधिकतम राशि है। असली राशि नुकसान के आकलन के बाद ही तय होती है। इस टेबल में जो सबसे बड़ी रकम है वो है 15,000 रुपये। ये उस परिवार के लिए है जिसका घर पूरी तरह तबाह हो गया हो। अब हो सकता है कि एक नया घर बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन मुसीबत के उस पहले दौर में ये एक बहुत बड़ी तात्कालिक राहत जरूर दे सकती है। घर-बार के नुकसान के अलावा भी जिंदगी में कई मुश्किल मोड़ आते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये योजनाएं व्यक्तिगत त्रासदियों के समय, मतलब जब किसी इंसान पर कोई निजी मुसीबत आती है, तो कैसे आर्थिक सहारा बनती हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये योजना परिवार के कमाने वाले की मृत्यु जैसी दुखद घटनाओं में भी मदद का हाथ बढ़ाती है। ये दिखाता है कि योजना सिर्फ चीजों के नुकसान को नहीं, बल्कि भावनात्मक और आर्थिक संकट की घड़ी को भी समझती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है, तो उसे ये मदद मिलेगी कैसे? इसकी प्रक्रिया क्या है? चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक औपचारिक आवेदन से। ये आवेदन जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा करना होता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मदद के लिए आए हर अनुरोध का एक आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाए। सहायता मंजूर करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। छोटी रकम के लिए निचले स्तर के अधिकारी मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे रकम बढ़ती है, वैसे वैसे ऊंचे अधिकारियों की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसकी मुख्य बातों को फटाफट से एक बार फिर से देख लेते हैं। इन योजनाओं का असल मकसद क्या है, इसे समझते हैं। तो कुल मिला के ये योजनाएं सिर्फ पैसे देने के बारे में नहीं है। ये असल में संकट के समय में कमजोर समुदायों को एक नियम आधारित और व्यवस्थित सहायता देने के बारे में है। ये एक तरह का भरोसा है कि मुश्किल घड़ी में सरकार मदद के लिए मौजूद है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस तरह की सरकारी प्रणालियां उन लोगों के लिए और भी आसान और सुलभ बन सके जिनके लिए ये असल में बनाई गई हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।